हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए जी, लास्ट क्लास हमारा टीचिंग में कुछ यूनिट हुआ था और आज जो है हम लोग करने जा रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। तो सर एक बात बताइए, जब एक स्टूडेंट पढ़ता है और कहाँ क्लासेस में, जब एक टीचर पढ़ाता है तो क्या पढ़ा देने से और टीचर के पढ़ लेने से बात पूरी हो गई? नहीं। क्यों? क्योंकि एक टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट समझ रहा है, इसकी बात पता कैसे चलेगी? तो इसी के लिए की जाती है क्या? इवैल्यूएशन, है ना। जो आपने टीचिंग कराया, बच्चे ने जो पढ़ा, जो उसकी वो सीखा या नहीं, उसके लिए क्या कराई जाती है जी? इवैल्यूएशन। अब देखो, इवैल्यूएशन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग तरीके से लोग इवैल्यूएशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुम्हारा नॉर्मल सा कोई, जब तुम पढ़ रहे थे कॉलेज में तो तुम्हारा वीकली टेस्ट होता था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी किसी जगह पे जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो एंट्रेंस टेस्ट दे के पास करते हो, तो इवैल्यूएशन का तरीका बहुत अलग होता है। जैसे लोग डॉक्टर बनते हैं तो नीट का एग्जाम देते हैं, जैसे तुम अगर बात पास करने जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो तुम्हें नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा मिनिमम। तो ये अलग अलग तरीके से इवैल्यूएशन का तरीका होता है और इसी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। बहुत सारे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के टीचिंग में, तो उन सब की आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो किस स्तर तक है ये जानने के लिए टीचर क्या करता है? इवैल्यूएशन करता है। तो आइए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास में और देखते हैं क्या होता है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग और उसके साथ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो आज हम टाइप्स की चर्चा करने वाले बेसिकली। नहीं, देखो, इससे 2 मार्क्स पक्का पूछा ही जाता है। मतलब इसमें 5-6 टाइप्स जो हैं ऐसे हैं कि इतने तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन है कुछ नहीं, बस बेसिक सा चीज याद रख लोगे, काम बन जाएगा। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। आओ शुरू करते हैं। देखो जी, सर क्लास शुरू करने से पहले ये बता दीजिए कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स कहाँ मिलेगा? सर नोट्स मिल जाएगा आपको, ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगा। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे। तो चलिए, सर और कोई दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, मतलब जजमेंट अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, इवैल्यूएशन का मतलब जजमेंट। अब सर जजमेंट किस किस तरीके से देते हैं, कितने तरीके से जजमेंट की जाती है इवैल्यूएशन? आइए पहले थोड़ा सा नोट्स के थ्रू इसको समझते हैं, क्योंकि वहां पे हम अच्छे तरीके से और ब्रीफ में समझेंगे। चलिए देखिएगा, इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग सर कौन कौन तरीके होते हैं? तो सबसे पहले एक है अप्रोच के बेसिस पर। किस बेसिस पर? अप्रोच के बेसिस पर। फिर एक इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर और फिर है एक रेफरेंस के बेसिस पे। आइएगा देखिएगा, सबसे पहले अप्रोच के बेसिस पर, जिसमें पहला क्या है? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और दूसरा क्या है? क्वालिटेटिव टेक्निक्स। ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम बात करते हैं जैसे रिटन एग्जाम जो होते हैं, पेन पेपर टेस्ट, ऑरल एग्जाम होते हैं, वॉइस, या प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है असाइनमेंट्स वगैरह को लेकर, उसकी चर्चा हम करते हैं। क्वालिटेटिव लेवल में क्या करते हैं सर? तो क्वालिटेटिव लेवल में हम करते हैं ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू। जब भी हम इंटरव्यू करते हैं तो वो किसमें आ जाता है? क्वालिटी की बात करता है, तो इसीलिए वो आ जाता है किसमें? आपका क्वालिटेटिव लेवल में। चेकलिस्ट मेथड, कौन सही कौन गलत, तो ये भी किसका? क्वालिटी लेवल की बात है। रेटिंग स्केल, एक्सेलेंट में जो हम लोग देते हैं ना, गुड, वेरी गुड, पुअर, बैड, ये सारी चीज जो देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव टेक्निक्स बोलते हैं। तो क्वांटिटेटिव में क्या? क्वांटिटी की बात, और क्वालिटी में बात किसकी? क्वालिटी की बात करते हैं। अब देखिएगा, इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर 4 है जी। सबसे पहले क्या? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के बाद क्या सर? फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव के बाद क्या? डायग्नोस्टिक। और डायग्नोस्टिक के बाद फिर आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है। ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, जो मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो सबसे पहले इवैल्यूएशन क्या करूंगा? सबसे पहला इवैल्यूएशन होता है जी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। कैसे? अब याद करिए, जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो वहां क्या चेक करता है? जैसे मान लेते हैं आपने एमकॉम में कहीं गए होगे, एमबीए किया होगा, या फिर ठीक है और भी अपने अपने पेपर्स के लोग होंगे, तो उसमें आपने अपना एक एंट्रेंस दिया होगा। क्यों? क्योंकि आगे हमको मास्टर्स करना था उसके लिए। तो वो एंट्रेंस क्या था? वो उसमें आपकी चेक की जा रही थी क्या? एंट्रेंस की कैपेसिटी की, भाई साहब आप इस आगे के जो पढ़ने जा रहे हो वो पढ़ने के लायक हो कि नहीं हो। तो वो उसको क्या बोले? उसको बोले प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। उसके बाद
आती है जी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है सर? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब जो क्लास के दौरान होती है, और फिर क्लास के दौरान जो चीज हम सीखते हैं उसमें से भी अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो उसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम सही करते हैं, और लास्ट में जब फाइनल एग्जाम देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। आइए एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या बोलता है? बोलता है देखिए जी, जब भी कोई बच्चा किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है या किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे किसी एक एंट्रेंस टेस्ट से क्या करना? गुजरना पड़ता है, और इस तरह की टेस्ट एंट्री बिहेवियर को चेक करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। किसको चेक करने के लिए किया जाता है? एंट्री बिहेवियर को, कि भाई साहब जो आप लेने जा रहे हो कोर्स में एंट्री, क्या वो उसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, तो उसको बोलते हैं क्या? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए अब देखिएगा हर चीज के कीवर्ड्स हैं, जैसे 4 इवैल्यूएशन अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर, तो उसके कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड आपको जहां भी आपको दिखे वो क्या करना है, इस बेसिस पर आपको देख लेना है कि जहां एंट्री बिहेवियर आपको वर्ड दिख गया, जहां आपको एंट्रेंस टेस्ट वर्ड दिख गया, जहां आपको जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज वर्ड दिख गया, इसको आपको देखते क्या करना है सर? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होगा, इसका पता लग जाना है। नहीं तो ये कीवर्ड्स याद रखिएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद है जी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है देखिएगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहता है सर, एक मिनट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या कहता है? कहता है जब एक टीचर स्टूडेंट को लर्निंग दे रहा होता है तो उस लर्निंग के दौरान स्टूडेंट को कितना समझ आया, इसके लिए टीचर करता है जी एक असेसमेंट, और उसको कहते हैं जी क्या? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फिर सुनिएगा क्या बोला? जब एक टीचर स्टूडेंट को लर्निंग दे रहा होता है और उस लर्निंग के दौरान स्टूडेंट को कितना समझ में आया, इसके लिए टीचर करता है क्या? एक इवैल्यूएशन क्लास के दौरान, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे अभी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब ये पढ़ाई आपको कितनी अच्छे तरीके से समझ में आई वो आप कैसे बताएंगे सर? वो कमेंट्स के थ्रू करके बताएंगे। यार कमेंट्स कर दिया करो, एप्रिसिएशन अच्छा लगता है, क्योंकि आपसे पैसे तो मांग नहीं रहा, नहीं तो मैं क्या चाह रहा हूं, मैं आपका एक एप्रिसिएशन चाह रहा हूं कि क्लास कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा, क्योंकि उससे क्या होता है? अच्छा लगता है। तो अब ये मैंने बोल दिया। अब क्या? ये क्या? इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कि भाई साहब हमने क्लास के दौरान, ठीक है, आपको जो पढ़ाया उसकी फीडबैक मुझे मिल गई। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब इसके कीवर्ड्स क्या है इसको ध्यान में रखिएगा। आइए, लर्निंग प्रोग्रेस। लर्निंग प्रोग्रेस के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। इसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्यों असेसमेंट के लिए लर्निंग? क्यों सर? क्योंकि लर्निंग तो हम क्लास में लर्निंग तो हम ले रहे होते हैं ना, अभी तो फाइनल नहीं कर दिया हमने, नहीं तो सर लर्निंग जब हम ले रहे होते हैं, क्लास में सीख रहे होते हैं, तो उसी के लिए तो असेसमेंट होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जी बिल्कुल। इसको इंटरनल इवैल्यूएशन भी कहते हैं, ड्यूरिंग टीचिंग भी होता है, बिल्कुल सही। कहता है ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटी। ऑब्जर्वेशन करते कहां? क्लासरूम एक्टिविटी में नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू किया जाता है। क्लासरूम डिस्कशन एंड होमवर्क रिव्यू भी होता है। इनफॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशंस करते हैं। स्टूडेंट फीडबैक पीरियोडिकली कलेक्टेड बाय द टीचर ऑन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब देखिए स्टूडेंट का फीडबैक भी लिया जाता है, कैसे? पीरियोडिक बेसिस पे लिया जाता है, नहीं? हाँ जी। उसके बाद क्या बोल रहा है? इवैल्यूएट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट बाय वीकली एंड मंथली टेस्ट। ये भी वीकली और मंथली टेस्ट भी लिया जाता है। कहां? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। अब जब यहां पे लर्निंग देने के बाद, फिर भी इवैल्यूएशन करने के बाद जब टीचर को पता चलता है कि भाई साहब फॉर्मेटिव चीजें देखने के बाद, मतलब पढ़ाने के बाद भी अभी भी बच्चा कुछ समझ नहीं पाया है, तो वो देखता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। बोल रहा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करने के बाद जो टीचर को प्रॉब्लम समझ आती है उसको यहां पे सॉल्व किया जाता है, नहीं कहां? डायग्नोस्टिक में। अब यहां क्या देखी जाती है कि क्या लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही है। कीवर्ड क्या है? लर्निंग डिफिकल्टीज। कि क्या लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे को जिसमें वो चीजें सीख नहीं पा रहा है, फिर इसको सॉल्व किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक के लिए क्या हो गया? लर्निंग डिफिकल्टीज। और फाइनली और जब सब सारी चीजें सॉल्व हो जाती है तो हम करते हैं क्या? समेटिव इवैल्यूएशन। क्या बोला? बोला यहां टीचर स्टूडेंट को फाइनल असेसमेंट करता है कि ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ है। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब देखिएगा, ये देखिएगा इसके कीवर्ड्स क्या है। बोल रहा है अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जो आपका पर्पस था शुरू में, जैसे मेरा पर्पस क्या है कि आप लोग का नेट निकल जाए,
अगर आपका नेट निकल गया तो मेरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, पूरा हो गया जी सर। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अब देखिए यहाँ लर्निंग का असेसमेंट होता है, वो फॉर्मेटिव में असेसमेंट फॉर लर्निंग था, मतलब लर्निंग के लिए असेसमेंट होता है कि भाई जो जो चीज हमने सिखाया वो सीखा कि नहीं सीखा, लेकिन यहाँ असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, जो आपने पूरा लर्निंग सीखा उसका असेसमेंट यहाँ होगा कि रिजल्ट देखे नहीं। हाँ, समरी ऑफ टोटल लर्निंग, जितना सीखा उसका समरी। हाउ मच स्टूडेंट लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में स्टूडेंट ने कितना सीखा, यहाँ पे इसको बोलते हैं फाइनल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम आता है, और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात जी सर। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, बुक के थ्रू थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर अगले बार में इसकी और आगे चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग क्राइटेरिया सब पढ़ेंगे। आइए क्या बोल रहे देखते हैं, कहता अ गुड इवैल्यूएशन डिवाइस इज वन विच सिक्योर वैलिड एविडेंस रिगार्डिंग द डिजायर्ड चेंज ऑफ बिहेवियर। क्या बोला है कि एक गुड इवैल्यूएशन एक ऐसा डिवाइस है जो सिक्योर करता है, क्या सिक्योर करता है जी, कि आपके अंदर जो है स्टूडेंट के अंदर डिजायर चेंज या बिहेवियर हुआ या नहीं हुआ। कह रहा अ टीचर नीड्स टू नो द वेरियस डिवाइसेस दैट आर हेल्पफुल इन गैदरिंग एविडेंस ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ पीपल। बोला टीचर्स को अलग अलग डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिससे वो ये पता कर सके कि भाई साहब जो हम बिहेवियर में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो हो पाया है या नहीं हो पाया है। कह रहा है इवैल्यूएशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम। Whenever question is asked and answer evaluation take place, thus both teaching and evaluation overlap and merge into each other। merge किसमें हो जाता है, एक दूसरे में merge हो जा रहा है। कह रहा है in fact it is not possible to have teaching learning without evaluation। बोला teaching learning without evaluation करना पॉसिबल ही नहीं है। एंड द फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट द कैटेगराइजेशन ऑफ इवैल्यूएशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एनटीए नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जो है इवैल्यूएशन आपके बहुत जरूरी है। देखिए अप्रोच के बेसिस पर क्वांटिटेटिव पढ़ लिया हमने सर, अकॉर्डिंग टू फेजेस ये भी अभी थोड़ा थोड़ा देखा है हमने, अभी और देखेंगे। फिर रेफरेंस अकॉर्डिंग टू नेचर के बेस पर है, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस आगे पढ़ेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू पर्पस के बेस पर है डायग्नोस्टिक, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, प्रोफिशिएंसी ये भी देखेंगे, और लास्ट में ग्रेड के बेस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर आइए ना एक एक करके चर्चा करते हैं जी। बिल्कुल, तो चलिए ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोचेज, अप्रोच के बेसिस पर क्या देखा था हमने सर, देखिए एक तो क्वांटिटेटिव देखा था। क्वांटिटेटिव में हमने देखा कि जो रिटन एग्जामिनेशन होते हैं इसके अंदर आते हैं, ऑरल एग्जामिनेशन इसके अंदर आते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इसके अंदर आता है। और क्वालिटेटिव में हमने क्या देखा, क्वालिटेटिव में देखा सर ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू जो आता है। तो ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू कैसे लेते हैं सर, पर्सनली जब जाके हम किसी का इंटरव्यू ले या किसी को ऑब्जर्व करें तो उसकी क्वालिटी की बात हम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव टेक्निक्स हो जाए। दूसरा चेकलिस्ट, सही या गलत ये वाला। फिर रेटिंग स्केल, रेट देना नहीं, ये भी क्या है आपका क्वालिटेटिव मेथड। और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ये भी क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर आते हैं। अब आइए जी आपका करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछा ही जाता है, इसलिए थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ाई करेंगे। कह रहा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज डिजाइन टू प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। पूरा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या है, इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि सही पर्सन को सही जगह में भेज दिया जाए। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप नेट निकाल लोगे तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हो जाओगे, यही चीज है। और इसीलिए नेट का एग्जाम डिजाइन किया गया है कि जो राइट पर्सन है यानी राइट लोग जो अच्छे पढ़ाने में समझ में आता है उनको, वो क्या करे, राइट प्लेस पर प्लेस्ड हो जाए। बिल्कुल समझ में आई बात, हाँ जी सर। तो इसीलिए कोई भी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इस तरह से डिजाइन होता है कि जहां जिसकी वैल्यू है वो वहां जाके पहुंच जाए। कह रहा है इट इंश्योर्स द एंट्री परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल। क्या इंश्योर करता है, एंट्री परफॉर्मेंस, एंट्री बिहेवियर। कह रहा द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के बेस पर फ्यूचर सक्सेस डिपेंड करता है। इट एम्स एट इवैल्यूएटिंग द पीपल एंट्री बिहेवियर इन द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एंट्री बिहेवियर की बात कर रहा है। कह रहा है in other words the main goal of such evaluation is to determine the level or the position of a child in the instructional sequence। किसमें, इसी में इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस में। नहीं, क्या डिटरमाइन करना है जी, डिटरमाइन करना है पोजीशन ऑफ द चाइल्ड की भाई साहब कहां है, किस जगह किस प्लेस पे वो रहता है। नहीं, कह रहा समटाइम्स पास्ट एक्सपीरियंसेस व्हिच इंस्पायर फॉर प्रेजेंट लर्निंग आल्सो लीड टू द फर्दर प्लेसमेंट इन अ बेटर पोजीशन और एडमिशन।
दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज हेल्पफुल फॉर एडमिशन पीपल इन द न्यू कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। आइएगा एग्जांपल्स देखिए, क्या है सर, एप्टीट्यूड टेस्ट है, सेल्फ रिपोर्टिंग है, ऑब्जर्वेशनल है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम है, तो सारे एंट्रेंस एग्जाम इसके अंदर आ जाएंगे। आइएगा जी नेक्स्ट चले, क्या बोल रहा है प्लेसमेंट में, देखिए चार्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, समझिएगा। कह रहा है डिजाइन टू प्लेस द राइट पर्सन द राइट प्लेस, डिटरमाइन द लेवल ऑफ चाइल्ड इन इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस, टीचर प्लान स्कीम ऑफ instruction for the classroom, bring a change in the pupil behavior and orderly manner, then educators prepare and place students for planned instruction for their better क्या prospects। नहीं देखें, अब आ गया जी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किस होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। नहीं, आइए ये आप देख लीजिएगा, मैं आपको आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूं, इसको आप पढ़िएगा, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मैं आपको चार्ट से पढ़ाता हूं, आइएगा देखिएगा चार्ट क्या है, ये देखिएगा क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्या, ये देखें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्यों यूज करते हैं, कह रहा है इट इज यूज्ड टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है एक टीचर या इंस्ट्रक्टर, तो उस समय जो लर्निंग प्रोसेस चेक करी जाती है या फिर इवैल्यूएट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। बोल रहा है इट प्रोवाइड्स द कंटिन्यूअस फीडबैक टू द बोथ टीचर एंड द स्टूडेंट कंसर्निंग लर्निंग सक्सेस एंड फेलियर व्हाइल इंस्ट्रक्शन इज इन प्रोसेस। बोल रहा है क्या कि कंटिन्यूअस फीडबैक देता है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। कह रहा है फीडबैक टू द स्टूडेंट्स प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग एंड आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग एरर्स दैट नीड करेक्शन। बोल रहा है स्टूडेंट्स को फीडबैक देने का मतलब भाई साहब, जब एक टीचर स्टूडेंट को फीडबैक देता है कि भाई साहब कि तुम कहां गलती कर रहे हो और उस गलती पे कहां सही करने की जरूरत है। कह रहा है फीडबैक टू द टीचर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल ग्रुप एंड रिमेडियल वर्क। देखो दोनों तरीके का यहाँ पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, टीचर भी करता है और स्टूडेंट भी करता है। स्टूडेंट टीचर को बता देता है भाई साहब ये टीचर ये इंस्ट्रक्शन मेथड हमको पसंद नहीं है, किसी और तरीके से आप पढ़ाइए। स्टूडेंट को पता चल जाता है, तो स्टूडेंट क्या गलती करता है वो टीचर बताता है कि भाई साहब तुम यहाँ गलती ये किए हुए हो, इस गलती को तुम ऐसे इसको सुधार लो। कह रहा है इट एम्स एट इंप्रूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, किसके लिए, इंस्ट्रक्शन के इंप्रूवमेंट के लिए। बात समझ में आई। आइए देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। इट अकर्स फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट रिजल्ट्स आर मेड इमीडिएटली नोन टू द लर्नर्स। कह रहा है इट में सम टेक फॉर्म ऑफ टीचर ऑब्जर्वेशंस ओनली, इट रीइंफोर्स द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, पिन पॉइंट डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द वीक ऑफ लर्नर। देखिए ये सारा प्रोसेस ना, इट्स द रोल इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस, ये सारा का सारा चीज बता रहा है। बस इतना ही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में याद रखिएगा कि ये बता रहा है भाई साहब आप क्लास लेते हैं जब, उस समय जब कोई विद्यार्थी या स्टूडेंट क्या क्या गलती करता है और उसके बारे में जब फीडबैक दिया जाता है, वैसी इवैल्यूएशन को हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। एक मिनट रुकिएगा जी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है जी? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किसको बोलते हैं? जब कोई प्रॉब्लम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जब लर्निंग दे देते हैं टीचर जब लर्निंग देता है स्टूडेंट को और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में भी पता नहीं चल पाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में उस लर्निंग डिफिकल्टीज को चेक करी जाती है कि किस डिफिकल्टीज की वजह से बच्चा सीख नहीं पा रहा है। तो वो जब चेक करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। आइए इसको भी हम चार्ट में देखते हैं। बेसिकली ये आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पे शॉर्ट लेके देख के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है ये देखिएगा क्या बोल रहा है। कह रहा है इट अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और बिफोर न्यू यूनिट। कब हुआ? बोला भाई साहब शुरुआती के दिनों में, है ना, या बिफोर न्यू यूनिट, या कोई नया यूनिट शुरू हो रहा है उससे पहले। कह रहा है इट आइडेंटिफाइज द स्टूडेंट्स हु लैक प्रीरिक्विजिट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। सही बात है कि जब कोई फॉर्मेटिव कुछ लर्निंग सीखा और सीखने के बाद कोई फिर भी नहीं समझ में आया तो वो क्यों नहीं सीख पाया, इसका इवैल्यूएशन यहाँ पे होता है। कह रहा है इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द स्टूडेंट इंटरेस्ट। लास्ट में क्या है? द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच a student accomplish the learning targets, therefore the measure of intended outcome. The diagnosis goes step
further and tries to provide explanation for the possible causes of the problem in learning। देख रहे हो यहाँ क्या बोला, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या डिटरमाइन करता है कि भाई साहब क्या क्या दिक्कतें हमको क्लास के दौरान आ रही है। अब वो इवैल्यूएशन पता करने के बाद जब उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप आता है क्या, कि बच्चों को डिफिकल्टी किस चीज में आ रही है, तो वो जो लर्निंग डिफिकल्टी है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। देयरफॉर इन द टेस्ट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड। तो फॉर्मेटिव के नेक्स्ट पार्ट क्या है, डायग्नोस्टिक, और लास्ट वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं क्या, समेटिव इवैल्यूएशन, जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम फाइनल टेस्टिंग करते हैं। तो ये देखिए फाइनल टेस्टिंग इन द सेंस फाइनल रिजल्ट देते हैं, नहीं जजमेंट, फाइनल असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या बोल रहा है, डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू व्हिच स्टूडेंट हैज अचीव्ड द कोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि जो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव था क्या उसने कंप्लीट कर लिया या नहीं किया। कैन अकर ड्यूरिंग अ टर्म एज वेल एज द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। समेटिव असेसमेंट मेथड आर मोस्ट ट्रेडिशनल वेज ऑफ इवैल्यूएटिंग अ स्टूडेंट वर्क। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, मोस्ट ट्रेडिशनल वेज है जहां आप क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं स्टूडेंट के काम को। ये हुआ क्या जी, ये हो गया आपका समेटिव इवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट जो भी इवैल्यूएशन है वो हम करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। सबसे पहला है क्राइटेरिया रेफरेंस। देखिए दो तरीके का टेस्ट होता है बेसिकली, एक तो होता है क्राइटेरिया, एक तो होता है नॉर्म। क्राइटेरिया रेफरेंस वो टेस्ट होता है जहां पे हम किसकी बात करते हैं, जहां पे हम बात करते हैं किसी ग्रुप की, नहीं, और किसी ग्रुप में से आपका क्या रैंक है। और जो नॉर्म रेफरेंस है वहां हम उसकी किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल बेसिस की बात करते हैं, नहीं। हाँ जी, तो आइए चलते हैं नोट्स पे, पहले नोट्स में इसको देखते हैं, समझते हैं, और फिर आगे की हम पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। आइए जी, ये देखिए जी क्राइटेरिया रेफरेंस क्या बोला मैंने, सब देखिएगा ध्यान से समझिएगा। बोला जब आपकी इवैल्यूएशन इंडिविजुअल बेसिस पे की जाती है उसे कहते हैं क्या, क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, तो जब इवैल्यूएशन आपका कैसे इंडिविजुअल बेसिस पे की जाए किसी एक के हिसाब से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जी कि आपका क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब आप जब एग्जाम दे रहे होंगे, किसी भी एग्जाम आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एमकॉम, बीकॉम, ये सारी चीजें, या फिर अपने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करके आओगे, तो उसमें से एक क्राइटेरिया रखा गया होगा कि भाई साहब इतना परसेंट लाओगे तो आप पास, नहीं तो फिर आप फेल। तो वो हर किसी इंडिविजुअल के लिए होगा कि मैं मान लो रमेश है तो रमेश भी 40% लाया तो पास, सुरेश भी 40% लाए तो पास, गीता भी 40% लाई तो पास, तो सबके लिए इंडिविजुअल बेसिस पर होगा। तो दैट रैंकिंग इज कॉल्ड क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। क्लियर है बात? हाँ जी, तो ये देखिए क्या बोल रहा है कि जब आपकी इवैल्यूएशन इंडिविजुअल बेसिस पे की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन कहते हैं। जो भी 40% लगेगा, है ना, लाएगा वो पास हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। अब देखिए इसके कीवर्ड्स थे, कहां आपको क्या कीवर्ड्स देखना है, ध्यान दीजिएगा। एक तो है इंडिविजुअल इवैल्यूएशन जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा है परसेंटेज। जहां परसेंटेज का स्कोर दिखेगा ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी क्राइटेरिया रेफरेंस, नहीं। हाँ जी सर। अब एक और है क्या, एक है जी नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस क्या होता है सर, जब आपकी इवैल्यूएशन पूरे ग्रुप में की जाती है, नहीं, जब आपकी इवैल्यूएशन पूरे ग्रुप के साथ की जाती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उन 100 स्टूडेंट्स में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करते हो, दैट इज द इवैल्यूएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। जैसे आप एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं आपने क्या नेट का एग्जाम दिया। अब नेट का एग्जाम देने के बाद आपके दो स्कोर आते हैं, एक होता है परसेंटाइल स्कोर, एक होता है क्या परसेंटेज स्कोर। तो जो परसेंटेज स्कोर होता है वो तब आता है जब आपका एक शिफ्ट में एग्जाम हो, लेकिन जब 2-4 शिफ्ट में एग्जाम हो जाता है तो परसेंटाइल स्कोर आता है। और उस परसेंटाइल स्कोर को हम लोग क्या देखते हैं, एक बात बताइएगा, तो परसेंटाइल स्कोर कहां देखते हैं, परसेंटाइल स्कोर देखते हैं हम लोग नॉर्म रेफरेंस में। क्यों? क्योंकि वहां पर रैंकिंग डिसाइड की जाती है, ग्रुप में वैल्यूएशन किया जाता है कि पूरे ग्रुप में से कितना परसेंटाइल स्कोर इस बंदे ने किया है, कितने ऊपर सबसे ये लोग अवेलेबल है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो क्राइटेरिया रेफरेंस इंडिविजुअल बेसिस पर और नॉर्म रेफरेंस ग्रुप बेसिस पर आपकी इवैल्यूएशन की जाती है। देखिए कीवर्ड्स क्या है इसके आपके क्राइटेरिया के, तो कंपैरिजन ग्रुप में होता है, सॉरी नॉर्म
सॉरी नॉर्म रेफरेंस के क्या कीवर्ड थे, कंपैरिजन किस में होता है, ग्रुप में, रैंक के अनुसार होता है और परसेंटाइल स्कोर की बात करते हैं कौन, नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रुप, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इंडिविजुअल बेसिस पे। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए अब चलते हैं बुक में, ध्यान से एक करके इसको समझते हैं। देखिए जी क्या बोल रहा है, कह रहा व्हेन द इवैल्यूएशन इज कंसर्न्ड with the performance of the individual terms of what he can do or the behavior he can demonstrate is termed as criteria referenced evaluation। जहां पे आपका क्या परफॉर्मेंस इंडिविजुअल बेसिस पे देखी जाती है उसको हम लोग क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन कहते हैं। कह रहा है इन दिस इवैल्यूएशन देयर इज अ रेफरेंस टू अ क्राइटेरिया। किसका रेफरेंस होता है, क्राइटेरिया होता है, नहीं, बट देयर इज नो रेफरेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स इंडिविजुअल इन द ग्रुप। लेकिन यहाँ पे अदर्स क्या परफॉर्मेंस करते हैं उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमने एग्जांपल दिया कि पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया 40% 35% इतना में बच्चे पास, तो सारे जितने भी बच्चे 40% लाएंगे सारे पास हो जाएंगे, तो इसमें ग्रुप की बात नहीं है। कह रहा है in it we refer an individual performance to a predetermined criteria which is well defined। जो पहले से डिफाइंड है उसी क्राइटेरिया पे हम काम करते हैं, नहीं? हाँ जी सर। क्या कह रहा है, कह रहा रमन गॉट 93 मार्क्स इन द टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कितना नंबर आया भाई, 93 नंबर लाया, कौन, रमन। तो ठीक है। कह रहा टाइपिस्ट टाइप 60 वर्ड इन पर मिनट, बिल्कुल सही। अमित स्कोर रीडिंग टेस्ट इन 70। तो क्या आपको एक स्कोर बता रहा है इंडिविजुअल बेसिस पर कि एक इंडिविजुअल ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। कह रहा है इन सिंपल वर्किंग डेफिनेशन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट इज यूज्ड टू असरटेन एन इंडिविजुअल स्टेटस। ध्यान देखिएगा, इंडिविजुअल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू अ डिफाइंड अचीवमेंट डोमेन। In the above examples, there is no reference to the performance of other members of the group. Thus, criteria reference evaluation determines an individual status with a reference to well-defined criteria behavior. तो criteria reference evaluation सिर्फ criteria देखता है इंडिविजुअल का, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं। हाँ जी सर। और आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है, देखिए कह रहा था पर्पस ऑफ क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन टेस्ट इज टू असेस द ऑब्जेक्टिव्स। इट इज द ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट। किस तरह का है जी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट है। द ऑब्जेक्टिव्स आर असेस्ड इन द टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस अमंग द स्टूडेंट्स। Such type of test assesses the ability of the learner in relation to the criteria behavior. क्लासर ने क्या बोला, the first used term criteria reference test to describe the learner's achievement on the performance continuum। तो ग्लासर जो थे वो पहला वर्ड इन्होंने ही बोला था क्या, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट को। क्लियर है बात? जी सर। अब चलिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में चलते हैं। सर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या कह रहा है, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन इज अ ट्रेडिशनल क्लास बेस्ड असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू द एट्रीब्यूट बीइंग मेजर्ड। रैंकिंग की बात कर दी भाई साहब, ग्रुप की नहीं। कह रहा है इट मींस दैट द मेजरमेंट एक्ट रिलेट टू सम नॉर्म ग्रुप और टिपिकल परफॉर्मेंस। किसकी बात, सम नॉर्म ग्रुप और टिपिकल परफॉर्मेंस की बात की गई है। कह रहा है इट इज एन अटेम्प्ट टू इंटरप्रेट द टेस्ट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्टेन group. This group is norm group because it serves as a referent norm of making judgments. कह रहा almost all our classroom tests, public examinations, standardized tests are norm referenced as they are interpreted in terms of particular class and judgment are formed with the reference of the class। तो बेसिकली जो बोल रहा है क्लासरूम में टेस्ट होते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशंस होती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, ये सब के सब क्या नॉर्म रेफरेंस होते हैं, क्योंकि ये सारे ग्रुप में इवैल्यूएशन इसकी की जाती है। एग्जांपल देखिए, बोल रहा रमन स्टूड फर्स्ट इन द मैथमेटिक्स इन हिज क्लास। रमन पहला क्लास रहा, तो रैंकिंग की बात हो गई पूरे ग्रुप में। कह रहा था टाइपिस्ट हु टाइप 60 वर्ड पर मिनट अबव द 90% ऑफ द टाइपिस्ट हु अपीयर इन द इंटरव्यू। देख लीजिए जो 60 वर्ड्स पर मिनट टाइप करता है वो क्या है, उस 90% इंसान से ज्यादा टाइप कर लेता है जो सभी लोग टाइपिंग करते हैं। कह रहा अमित सरपासेस 65% ऑफ स्टूडेंट इन हिज क्लास ऑफ रीडिंग टेस्ट। देखिए रीडिंग टेस्ट में 65% अमित, 65% बच्चों से ज्यादा अमित वैल्यूएबल है या उसका मार्क्स आया है। क्लियर बात? नॉर्म रेफरेंस्ड सर ग्रुप के बेसिस पर, क्राइटेरिया रेफरेंस इंडिविजुअल बेसिस पर। दैट्स इट। आइए अब चार्ट के थ्रू थोड़े समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या दिया हुआ एग्जांपल।
एनआरटी नॉन रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस, थोड़ा चेंज कर लो इसको। हाँ जी, कह रहा है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, टीचर मेड सर्वे टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज। एग्जांपल क्या है? अ लर्नर रैंक्स फिफ्थ इन अ क्लासरूम ग्रुप ऑफ 40। देखिए नॉन रेफरेंस ग्रुप में बोल दिया ना, 40 के ग्रुप में 5वां रैंक लाया, तो क्या नॉन रेफरेंस। और क्राइटेरिया में बोल रहा है एंड ऑफ यूनिट टेस्ट पास या फेल ऑफ द एग्जाम, और ये बोल रहा है लर्नर मल्टीप्लाई 3 डिजिट होल नंबर करेक्टली एंड एक्यूरेटली। क्लियर बात? ये सर इंडिविजुअल बेसिस की बात कर रहा है। एनआरटी कंपेयर इंडिविजुअल रिजल्ट्स टू द रिजल्ट्स टू द अदर चिल्ड्रन, मतलब यानी कि ग्रुप की बात, और सीआरटी कंपेयर रिजल्ट टू द प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया नॉट कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन। पहले से डिसाइड होगा कि भाई इतना परसेंट लाएगा तो बच्चा पास हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे काम करना, दैट इज कॉल्ड क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्टिंग या इवैल्यूएशन। ठीक है, आ जाइए एक और चार्ट फटाफट देख लेते हैं। क्या बोल रहा है सीआरटी में? each individual is compared with a present preset and standard for acceptable achievement. The performance of other examinees is irrelevant। मतलब जो बोर्ड है भाई साहब यहाँ इंडिविजुअल बेसिस की बात करती है सीआरटी में, अदर परफॉर्मेंस क्या करते हैं हमको कोई मतलब नहीं है। जो जो एक क्राइटेरिया डिसाइड है उसको पास किया तो सब कोई पास कर जाएंगे। लेकिन यही एनआरटी बोल रहा है each individual is compared with a क्या अदर एग्जामिनेशन, एक दूसरे से कंपैरिजन होता है और वो नॉन रेफरेंस में होता है जहां ग्रुप का कंपैरिजन करते हैं। क्या बोल रहा है? स्टूडेंट स्कोर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, और यहां परसेंटाइल में देखा जाता है, तो एनआरटी परसेंटाइल, सीआरटी परसेंटेज। क्लियर है? आइए इसका स्टूडेंट अचीवमेंट इज रिपोर्टेड फॉर इंडिविजुअल स्किल्स। इंडिविजुअल स्किल्स के लिए स्टूडेंट अचीवमेंट इज रिपोर्टेड फॉर ब्रॉड स्किल एरियाज, ऑल्दो सम नॉन रेफरेंस टेस्ट डू सपोर्ट स्टूडेंट अचीवमेंट फॉर दी इंडिविजुअल स्किल्स। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो किसके लिए? एनआरटी क्या था? सब ग्रुप के लिए, क्राइटेरिया इंडिविजुअल बेसिस पर। क्लियर बात? जी सर। एग्जांपल देखिए, ड्राइविंग टेस्ट, एलईटी, सिटीजन टेस्ट, क्लासरूम असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, ये सारा चीजें। और कॉम्पिटिटिव कंपेयर इंडिविजुअल विद ईच अदर। ओलंपिक्स, ओलंपिक्स क्या है? ग्रुप की बात कर रहा है नहीं? हाँ जी सर। उसी तरीके से ये भी है, इसको भी आप देख लीजिएगा एक बारी, सेम चीज है, कुछ अलग बात नहीं है। हाँ, एनआरटी देखिए बोल रहा है रिलेटिव मेजर है और सीआरटी एब्सोल्यूट मेजर है। फिर बोल रहा है मेजरमेंट रिलेटिव टू मेजर जनरल लैंग्वेज एबिलिटीज, जो आपका एनआरटी है लैंग्वेज एबिलिटीज को मेजर करने के लिए है, और ऑब्जेक्टिव को बेस्ट लैंग्वेज पॉइंट्स को मेजर करने के लिए क्या? सीआरटी है। पर्पस ऑफ टेस्टिंग क्या है? स्प्रेड स्टूडेंट्स आउट लॉन्ग कंटिन्यूम जनरल एबिलिटीज ऑफ प्रोफिशिएंसीज। ठीक है, और ये है एसेस अमाउंट ऑफ मटेरियल लोन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर क्या होगा? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये ऑफन नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ध्यान दे रखिएगा। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी, अब देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेसिस पे भी 3-4 टेस्ट है, उसकी भी चर्चा अपन कर लेते हैं। आइएगा क्या कह रहा है? कह रहा दो देयर इज सम ओवरलैपिंग विद द इवैल्यूएशन टेक्निक्स एज डिस्कस्ड अर्लियर, द पर्पस स्पेसिफिक कैटेगरी इंक्लूड टेस्ट डिजाइन टू अचीव ए स्पेसिफिक पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। मोटा भाई साहब जैसे और सारे इवैल्यूएशन का टेक्निक हमने देखा, तो अभी पर्पस स्पेसिफिक जो हम देख रहे हैं वो किसके लिए है? वो टेस्ट डिजाइन किया गया है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इवैल्यूएशन का। कह रहा है जनरली 4 टाइप्स टेस्ट टाइप्स आर आइडेंटिफाइड इन दिस कैटेगरी, लेट अस ब्रीफली प्रेजेंट द फीचर्स ऑफ हर किसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आइए, डायग्नोस्टिक टेस्ट, नाम सुन के लग रहा है डायग्नोस करने के लिए है, नहीं, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का बेनिफिट्स रेमेडी देने के लिए। आइए देखिए, कह रहा है दीज टेस्ट हेल्प अस आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ लर्निंग इन विच द लर्नर में नीड ए रेमेडियल कोर्स, रेमेडियल कोर्स की जरूरत है, और दे प्रोवाइड अस अ प्रोफाइल ऑफ व्हाट द लर्नर नोज and does not know. A diagnostic test may consist of a battery of a number of sub tests to cover sub area. तो diagnostic test बेसिकली प्रॉब्लम को देखना और उस बेसिस पर रेमेडियल कोर्स देने की जरूरत है। ठीक है, हाँ जी सर। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है किसके लिए? प्रेडिक्शन फंक्शन के लिए। क्या बोल रहा है? एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली सर्व ए प्रेडिक्टिव फंक्शन, दे हेल्प us identify potential talent and desirable characteristics which are essential for one to be competent to perform a specific task. These tests are generally used while selecting people for a special courses. जब किसी स्पेशल कोर्सेज की बात होती है तो यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट, जैसे नाम है अचीवमेंट के लिए नहीं, एज द नेम इंडिकेट द सच टेस्ट एम टू मेजर द एक्सटेंट टू व्हिच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए कोर्स हैव बीन अचीव्ड, जिसकी वजह से जो आपने अचीव किया उस बेस उसका जो टेस्ट देता है। जैसे एग्जाम आपका मान लीजिए
आपने कोई कोर्स लिया, अब उसका एग्जाम को फाइनल देना है, तो अब आप जो एग्जाम दोगे दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट, नहीं, और फाइनली जब अचीव कर लेते हो तो अचीवमेंट हो जाता है। टेस्ट अभी उससे पहले आपने जो दिया वो अचीवमेंट टेस्ट हो गया। क्लियर? जो फाइनल एग्जाम देते हैं एक्चुअली में, नहीं, हाँ जी, कह रहा द यूजुअल एंड ऑफ द कोर्स एग्जाम में भी टेकन एज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अचीवमेंट। देख लो, एंड ऑफ कोर्स एग्जाम मतलब फाइनल एग्जाम की बात कर रहा था मैं, हाँ जी वही है। अब है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कह रहा है दीज टेस्ट एम टू एक्सेस जनरल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन एट given time. Their scope is governed by reasonable exceptions of what ability learners of a given status क्या क्या matriculates graduates should be possessable। proficiency test जो है वो जनरल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन को चेक करने के लिए किया जाता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग भी है, तो सर ये डायरेक्ट ग्रेडिंग इनडायरेक्ट ग्रेडिंग की बात करता है, ये तो बेसिकली कुछ है नहीं, फिर भी एक बार ये मैसेज पढ़ लेते हैं। कह रहा द वर्ड ग्रेड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्रेडस मींस स्टेप इन एजुकेशनल measurement। Grading involves the use of a set of symbols communicate the level of achievement of the students। अब हम लोग को पता है ना ग्रेडिंग क्या होता है जी, ए बी सी डी हम लोग को तो मिलता है। टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग क्या है? डायरेक्ट ग्रेडिंग। कह रहा है इन डायरेक्ट ग्रेडिंग द परफॉर्मेंस एग्जिबिटेड बाय इंडिविजुअल इज असेस्ड in qualitative terms and the impression is so obtained by the examiner is directly expressed in the terms of letter grades। The advantage of direct grading is that minimize the inter-examiner variability। Moreover, it is easier to use in comparison to indirect grading। Direct grading lacks transparency। क्लियर बात? हाँ जी सर। तो डायरेक्ट ग्रेडिंग मतलब जो क्वालिटेटिव टर्म में हम ग्रेडिंग देते हैं। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग क्या होता है जी? Indirect grading बोल रहा है in this method the performance examine the first assessed terms marks and subsequently transformed into letter grades by using different modes। कह रहा this transformation may be carried out in terms of both absolute grading and relative grading। absolute grading और relative grading क्या होता है आइए देखिए। कह रहा है absolute grading is a conventional technique of evaluation। It is based on the predetermined standard that becomes a reference point for assessment of students' performance। It involves the direct conversion of marks into grades irrespective of distribution marks of subjects। For example, categorization of students into 5 groups, namely distinction 70। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का मतलब होता है कि भाई साहब जो पहले से ही सब कुछ डिसाइड है। जो हम लोग देखो क्लास में जब मास्टर्स कर रहे होगे तो आपने क्राइटेरिया देखा होगा 75% से ऊपर जो बच्चे लाएंगे वो डिस्टिंक्शन, जो 60 और उससे 60 से ज्यादा और 75 से कम लाएंगे वो फर्स्ट डिवीजन, 60 से कम और 45 से ज्यादा लाएंगे सेकंड, 45 से नीचे लाएंगे तो थर्ड, ऐसा होता है ना। और जो 33% से भी ले जाते कम लाएंगे वो फेल हो जाते हैं, अनसेटिस्फैक्टरी हो जाते हैं। और रिलेटिव ग्रेडिंग क्या हो रहा है? बोल रहा है रिलेटिव ग्रेडिंग इज जनरली यूज्ड इन पब्लिक एग्जामिनेशन। In this system, grade of a student decided not by her performance alone rather than performance of the group। This type of grading is popularly known as grading on the curve। तो relative grading जो relate करके दे, मतलब पूरे ग्रुप की स्ट्रेंथ को देख कर देगा, नहीं जी। तो क्या बोल रहा है स्टूडेंट क्या बोलते हैं? ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट डिसाइड बाय नॉट परफॉर्मेंस अलोन रादर देन परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। पूरे परफॉर्मेंस के ग्रुप के बेसिस पर जो ग्रेडिंग दी जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव ग्रेडिंग बोलते हैं। लीजिए जी, तो अब आपका टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन खत्म हो गया। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिससे भाई साहब ये दो टॉपिक जो है ना टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन और सीबीसीएस क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम। तो आपको इसको क्या करना है? अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।